साथ सर्टिफाइड कॉपी पेश नहीं कर पाया हूँ मैं, आप शुरू में बोलते शायद मैं आपको माफी दे देता। हर चीज को लाइटली मत लीजिए, मेरे यहाँ थोड़े से छोटे छोटे नियम कानूनों पे जरा सख्ती ज्यादा रहती है। बहस करने ही आए हो तो दिन भर बहस करते रहो, हमें कितनी देर लगेगी खारिज करने या अलाउ करने में? आपके रिप्लाई की कोई वैल्यू है? वैल्यू है ना सर, तभी नहीं तो है, नहीं मैं है। दर्शाना चाह रहा हूँ ना क्या वैल्यू है सर। फैक्ट्स तो सुन ले। सुन तो रहे हैं, देख भी लिए। नहीं नहीं। सुन भी लिए, पढ़ भी लिए, देख भी लिए। इतनी देर आप बोलोगे उतनी देर में मैं पढ़ चुका हूँ। आप सीधे पॉइंट पर आइए। 7/11 में क्या पॉइंट उठाया? मैं नहीं सुनूंगा फैक्ट्स। आप 7/11 का पॉइंट बताइए। ठीक है मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ कोई, सर। आपको समझ में नहीं आ रही। आपके फेवर में जाती है कोई बात, आपको समझ में नहीं आती क्या? क्यों बहस कर रहे हो आप? आपकी बात से हम सहमत हो गए तभी तो कह रहे हैं, वो बताइए। डिस्प्यूट करोगे तो जीत नहीं पाओगे आप, तो मजाक सा बना रखा है। आपका इतना अच्छा केस होने के बावजूद आपका जो है, आपको चिंता नहीं है मुकदमे की। नहीं ये बहुत गलत बोल रहे हो आप। सीरियल नंबर 3। मतलब we have filed an application under Order 7, Rule 11, subclause C and D before the trial court. CND? Yes, ma'am. Court fees, insufficient court fees, and no cause of action with maker. डी में पहुंचो का क्यों धुल जाता है? नहीं, डी में हुआ। डी में आता है। यस, ए में नहीं। एक तो आपका कहना है कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। नहीं, cause of action है, पर the cause of action is already pending before this High Court. So they could not have filed. We have filed मतलब इस केस में कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर आए हैं आप? Yes. और दूसरा ग्राउंड insufficient court fees. किस आधार पर दावा लाए हैं, किस बात का लाए हैं? Right, मतलब मैं बता। Before I start, हाँ, there is already a writ petition pending on this issue before this High Court. इसी केस में? इसी केस पे, इसी same issue. We filed it, my lord, on the basis, writ petition is, it is mentioned in their plead, at para 8, at page 40. Para 8 of the plaint, my lord, annexure P2 at page 14. दावा क्या है? Suit for declaration injunction. सिर्फ ये क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान ने पेश किया है। Yes, ma'am. किस बात से पेश किया है? My lord, that we are in possession of the suit property. Well, can I submit the facts, my lord? केवल इंजंक्शन का दावा लगाया है ना? हाँ, injunction. हाँ, तो क्या कहना है आपका? हाँ, मैं भाई वो बता। कह रहे हैं हम कब्जे में हैं, जी। हमारे स्वामित्व और राजवत की जमीन है, हाँ, ठीक। आप उसके कब्जे में हस्तक्षेप ना करें। Right. आपका क्या कहना है? मैं 7/11 के पर्पज से बताइए। 7/11 में कल ही Right. I'll just 7/11 का आवेदन कहाँ पर है? annexure P4 at page 33. Can I give अरे जरूरत ही इसमें किसी चीज की? 7/11 है। सब facts तो सुन ले। सुन तो रहे हैं, देख भी लिए। नहीं। सुन भी लिए, पढ़ भी लिए, देख भी लिए। इतनी देर आप बोलोगे उतनी देर में मैं पढ़ चुका हूँ। मैं बता देता हूँ आपको फैक्ट्स। आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे नहीं मालूम है तो आप अपना सीधे पॉइंट पे आइए ना। तुम्हें अरे ये कोई फर्स्ट अपील थोड़ी चल रही है, दावे की आखिरी बहस थोड़ी चल रही है फाइनल एडजुडिकेशन की। आप सीधे पॉइंट पर आइए। 7/11 में क्या पॉइंट उठाया? the facts are that in 1968 अरे ये नहीं सुना जाएगा फैक्ट। 7/11 पे आइए। ऑब्जेक्शन, व्हाट इज योर ऑब्जेक्शन? yes my lord, I'll just read 711 at page। चला गया जब दिन भर फैक्ट्स बताते थे। ठीक मैं नहीं सुनूंगा फैक्ट्स। आप 7/11 का पॉइंट बताइए। ठीक है सर, उसी में लिखा हुआ 7/11 का फैक्ट्स में उसी में लिखे जो 7/11 पढ़ दीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। कभी भी 7/11 पढ़ने से आपको नहीं रोकूंगा। पैरा 1 पढ़ दीजिए। 33 ये कि वादी द्वारा उक्त वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है, जिसका मूल्यांकन रुपए 1 करोड़ 1 लाख मात्र किया गया है, परंतु न्याय शुल्क 2,000 रुपए अदा किया गया, जो कि उचित व पर्याप्त न होने से वादी का दावा चलने योग्य नहीं। अब आप इसका दावे का वो बता दीजिए पैरा। यहाँ पे इसको पहले पूरा पढ़ने सर, बड़ा मुश्किल है आपके में। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ कोई,
सर, आपको समझ में नहीं आ रही। तो मैं आपको कुछ आपसे बोल रहा हूँ, आपके फेवर में जाती है कोई बात, आपको समझ में नहीं आती क्या? नहीं आप क्यों बहस कर रहे हो? आप दिस गोज इन योर फेवर। आप बता तो दीजिए दावे में कहा उसने उल्लेख किया है। राइट। आपको ये समझ में नहीं आता कौन सा हमारी बात आपके फेवर में जा रही है, कौन सी खिलाफ नहीं जा रही है? मैं तो बहस करने के बहस कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है बहस करना। आपकी बात से हम सहमत हो गए तभी तो कह रहे हैं, वो बताइए। आपकी ये बात हमें अच्छी लगी तभी तो आगे जाके देखना चाह रहे हैं। बहस करने ही आए हो तो दिन भर बहस करते रहो, हमें कितनी देर लगेगी खारिज करने या अलाउ करने में? मैं आपके आपकी बात को आपकी बात को वजन देने के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। बताइए क्या लिखा है दावे में। मैं बता दूं, पैरा पैरा 13 पे आज 30। ये पढ़िए पैरा 13। एक ही वादी संस्था वाद भूमि के पूर्ण वैधानिक स्वामित्व एवं अधिपत्य में है, इसलिए वादी संस्था की ओर से प्रतिवादी गण की विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने वाद का मूल्यांकन न्यायालय क्षेत्र अधिकार के आधार पर 1 करोड़ इतने करते उस पे निर्धारित न्याय शुल्क 2,000 रुपये जमा। इसमें कोई बहस का मुद्दा बचा है? हाँ बचा है सर। क्या बचा है बताइए। नहीं सर, इसमें वी आर द टाइटल होल्डर ऑफ द अरे आप प्रॉपर्टी, हो गए टाइटल और पैरा 13 के बारे में बहस करिए आप। बट वी आर आल्सो नॉट सीकिंग द डिग्री ऑफ अरे पोजेशन। पैरा 13 पे बहस करिए, दोबारा पढ़ लीजिए। इनको समझ में नहीं आ रही, आप ही बहस कर लीजिए। बहस करने के लिए आए, पूरा दावा बताएंगे, फैक्ट बताएंगे। अब आपसे ही पूछ रहे हैं सीधा। पैरा क्या, पैरा 13 जो लिखा है सही लिखा है? सर एज पर माय सबमिशन इट इज करेक्ट माय लॉर्ड, एज पर और पढ़ के द्वारा आप भी पढ़ लीजिए। पढ़ लेते हैं। वादी संस्था वादों भूमि के पूर्ण वैधानिक स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य में है, इसलिए वादी संस्था की ओर से प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने वाद का मूल्यांकन माननीय न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार के आधार पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए मात्र इसका मतलब ये है कि आपका दावा इंजंक्शन का है जी और आपने उसका वैल्यूएशन 1 करोड़ 1 लाख किया है। जी ठीक है, यहाँ तक कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? जी। अब उस पे जो है ये न्याय शुल्क कितना लगता है? फिक्स कोर्ट फीस लगेगी सर नहीं लगती फिक्स कोर्ट फीस। यही गलती होगी आपके वकील साहब से। आई एम रिमांडिंग दिस केस। आप चाहो तो वहां जाके अमेंडमेंट कर लो, नहीं तो ये दावा ये खारिज हो जाएगा। नहीं सर, कोर्ट भाई फीस या तो 1.5 लाख रुपए दे दो अभी। सर इफ योर 1 लाख लॉर्डशिप रुपए लगेगा। yes yes it's a fixed court fee of 1.5 lakh rupees ad valorem your lordships are directing na भाई we are ready to pay that no issue छोटी बात समझ लीजिए। we are ready to pay that my lord I have clear instructions from इन दी सूट फॉर इंजंक्शन फिक्स कोर्ट फीस जो होती है, लोगों को कंफ्यूजन है। फिक्स कोर्ट फीस वहां लगती है जहां उससे कम जो है उसकी एडमिशन कोर्ट फीस आ रही है। सपोज मान के चलो इन्होंने 1,000 रुपए का वैल्यूएशन किया होता, 1 करोड़ ना किया होता और 1,000 किया होता, और उसकी वैल्यू उसकी कोर्ट फीस आती कितनी? 120 रुपए। जी कितनी आती है? 120 रुपए 120 रुपए। क्योंकि वो फिक्स कोर्ट फीस 500 है, उससे कम आ रही है 120, तो फिक्स कोर्ट फीस 500 लगेगी। 500 लेकिन यदि इससे ज्यादा आ रही है तो वो एड वैलोरम ही लगेगी। ये यहाँ वकील साहब से चूक हो गई, नहीं तो वो इसको उस सर उस इशू की जगह 1 करोड़ की है 10,000 भी कर दे तो कौन रोकता आपको? उस इशू को सर हमने रिप्लाई में कवर करा है if your lordship would kindly नहीं लिख appreciate सकते आपको बस। सर देख तो सकते हैं सर और कोर्ट अरे आप बहस करो, मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप तो लोग सर मेरा रिप्लाई देख लीजिए हमारा क्या उस पर रिबटल आपके रिप्लाई की कोई वैल्यू है? वैल्यू है ना सर, तभी नहीं तो है, मैं नहीं मैं है। दर्शाना चाह रहा हूँ ना क्या वैल्यू है सर। नहीं होगी सर आई एम रेडी टू पे एड विद नो इश्यूज में लॉर्ड, मेरे लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट। मैं देखूंगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन जो There's- इसमें लिखा अब एक इस पर बहस का मुद्दा इतना सा है। there's an circular of 2005 by the state of MP, my lord, wherein these state government institutes have been exempted to pay court fees. My lord, that circular we have pointed out in our reply, and on the basis of that circular, my lord, the trial court has categorically observed that even the fees of 2,000 rupees ought not to have been paid by the plaintiff since it's in government institute. तो ये वाली बात अलग है। जी वही तो मैं दर्शा रहा हूँ। तो फिर why you have paid 2,000? You should That is inadvertence, my lord. you should mention because we are exempted from payment of court fees, therefore निरंक लिख देते हो सर उस मुद्दे की सर क्या है स्टडी तब करी जब 7-11 में ऑब्जेक्शन आया, तो पढ़ने में ये पाया गया कि जहां पे सरकारी संस्थान है उनको छूट प्राप्त है, तो जवाब में हमने वो बिंदु उठाया न्यायालय के सामने, वो बिंदु कंसिडर करें। बताइए क्या लिखा है? सर ये मेरी रिप्लाई है सर
रिप्लाई नहीं चाहिए मेरे को, कोर्ट का बताइए। कोर्ट का देख लेते हैं सर। पेज 42। पेज 40। 41। पढ़िए। लास्ट पैराग्राफ, 41। पेज 41। पेज 41, लास्ट पैराग्राफ इज द फाइंडिंग ऑन द इशू ऑफ कोर्ट फीस पेंशन। पढ़िए। सर्वप्रथम न्यायशुल्क पर्याप्त होने के संबंध में की गई विधिक आपत्ति पर विचार किया जावे तो वादी द्वारा वाद पत्र में किए गए अभिवचन अनुसार वादग्रस्त स्थान एवं स्वयं का आधिपत्य होना बताया है। इसका अर्थ उनके द्वारा मात्र स्थायी निषेधाज्ञा के अनुदेश का दावा किया गया है। यह एक स्वतंत्र अनुतोष है जो न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 74D के प्रावधान के अंतर्गत आता है। जैसा कि वादी स्वयं शासकीय संस्था है, but the plaintiff is an institute run by the Ministry of Human Resource and Development, MSRD। और मध्य प्रदेश शासन के विधि विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 100 डेटेड 7/5/2005 के अनुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश के में राज्य सरकार द्वारा सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों में न्याय शुल्क से सरकार को छूट प्रदान की गई है। तब वादी को उनके द्वारा किए गए वाद के मूल्यांकन उपरांत उक्त अधिसूचना के प्रकाश में न्याय शुल्क प्रस्तुत करने से छूट प्रदत्त की गई है, जबकि वादी की ओर से रुपए 2000 राशि न्याय शुल्क के रूप में प्रस्तुत की गई है। ऐसी दशा में वाद के मूल्यांकन अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के बराबर न्याय शुल्क अदा न करने में की गई आपत्ति सारीन की जाती है। ये लिखा भी बहुत ही सुंदर है। जी सर। बाजार मूल्य का सवाल नहीं है, आपने जो मूल्य किया है, जी बाजार मूल्य का सवाल ही नहीं आता। हम तो कह रहे हैं आप 2000 रुपये वैल्यूएशन करते, कोर्ट फीस ठीक है। ये जो आपका वैल्यूएशन करने का तरीका और जो कोर्ट का लिखने का तरीका, ये भी गलत है। जी सर। पर सर ये सर्कुलर तो है जिसमें छूट प्रदान सर्कुलर इनके लिए नहीं है, इट इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये दे आर खुद ही बोल रहा हूँ। दे आर डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है। ये नहीं लगेगा। दिस विल नॉट अप्लाई। और आपने कहा लिखा है दावे में कि आप जो है कोर्ट फीस से एग्जेम्प्टेड हैं? वो नहीं लिखा है सर, वो हमें एडमिट लिखना पड़ेगा ना सर। वही तो मैंने बताया कि वो जो है एट द टाइम ऑफ 7/11 वी केम टू नो दैट देयर इज सम सर्कुलर। You should have moved the application under order 6 rule 17. You should have valued the suit for Before we could do that, my lord, there are two। सिर्फ इसीलिए कि एडीजे साहब के यहाँ दावा चला जाए अपनी इच्छा से। सर वो ओरिजिनल रिकॉर्ड एक एमए में हाई कोर्ट आ गया है, तो हम एक एप्लीकेशन में नहीं पाएंगे। जज साहब का वैल्यूएशन जो है जुरिडिक्शन 1 करोड़ तक हो गया, इसलिए आपने 1 करोड़ 1 लाख कर दिया। जी हाँ, that can be a case, my lord, that can be। कंसेस भी तो भुगतना पड़ेंगे आपको। We are ready for that, my lord, we are ready to pay its court fees as his lordship would direct, no issues। नहीं, एडमिन कोर्ट फीस लगेगी। हाँ हाँ, वो मैक्सिमम 1.5 लगेगी। हाँ, चलिए और बताइए। We are ready। दे आर रेडी टू पे। और क्या आर्गुमेंट है आपका? ठीक सर। मैं लिखूंगा, ये वाली बात है। हाँ हाँ हाँ, चलिए और I will start। बताइए। The second issue which we have raised is at para रात 2, करा पे वापस आ जाइए। para 2 of the 7/11 application at page 26. It's not page 26. 30. 33 पे आ जाइए। Yes. ये कि प्रतिवादीगण द्वारा मध्य प्रदेश शासन भू अर्जन अधिकारी भोपाल द्वारा पारित आदेश 27/1/1968 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी गई। चूंकि पारित अवार्ड आदेश अनुसार वर्ष 1968 से अभी तक वास्तव में प्रतिवादीगण का भौतिक अधिपत्य में होकर अपनी फसल उगाते व काटते आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की ही फसल खड़ी है। इससे यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वादी शैक्षणिक संस्थान को जिस उद्देश्य हेतु वादग्रस्त भूमि का अर्जन किया गया था उस उद्देश्य का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि भू अर्जन पुनर्वास और स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(1)(2) के में स्पष्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम की प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष या उससे अधिक पूर्व अधिनियम किया गया है, किंतु भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर या संदेह नहीं किया गया है। वहां उक्त कार्रवाइयों के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अवगत हो गई है और ऐसी स्थिति में उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि भू अर्जन की कार्रवाई नए सिरे से प्रारंभ होगी।
सेक्शन 24 ऑफ द ये सब नहीं देखा जाएगा इस दायरे में। नहीं सर, इट इज बार्ड बाय द लॉ इटसेल्फ। नॉट बी सीन। मतलब आपका कोई भी कंटेंशन इस स्टेज पे नहीं देखा जाएगा। आप This- सब्सटेंशिएट कैसे करोगे? सर, आप डब्ल्यूपी की कॉपी लगाओगे। हाँ, WP की कॉपी नोटिस है ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी कंटेस्टेड। वादी की तरफ से कुछ भी पेश करोगे वो दावे की स्टेज 7/11 की स्टेज पे नहीं देखा जाएगा। ऐसा लॉ है ना। मतलब द लॉ सेज दैट पहले देखो नहीं ठीक है, क्या होता है कि Yes, किसी भी correct, चीज पे correct. डिस्प्यूट करोगे, हाँ। डिस्प्यूट करोगे तो जीत नहीं पाओगे आप। नहीं। आपको ये बताना पड़ेगा क्या दावे के साथ, क्या 7/11 की स्टेज पे दावा के अलावा दावा और वादी के दस्तावेजों के अलावा कुछ और देखा जा सकता है क्या? पहले तो ये बताइए। बहस करिए, मना नहीं कर रहा, लेकिन आप बहस करो बिना बात के तो ठीक नहीं है। नहीं, पैरा 8 में इन्होंने एडमिट किया, बताइए पैरा क्या 8 ऑफ द प्लेट। ऐसा कोई दस्तावेज जो इन्होंने पेश किया है, वादी ने पेश किया है और वादी के दावे में इस बारे में कोई उल्लेख है? हाँ, उल्लेख है। क्या उल्लेख है? पैरा 8 देख ले सब प्लेट की। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि रिट पिटीशन चल रही होगी। नहीं, वो चल रही है, यहाँ पे हाई कोर्ट में चल रही है हाँ। और इसी इशू पे चल रही है। एंड सेक्शन 24 तो इस बात से है ना, लैंड एक्वायर हो गई। नहीं, लैप्स हो गई प्रोसीडिंग। हाँ, प्रोसीडिंग्स लैप्स हो गई और हम ऑलरेडी कब्जे में है, तो तो हम आप ये वाली बात वहां बताइए ना, ट्रायल कोर्ट में जब 39 एक्टों की बात आएगी। 7/11 की स्टेज, 7/11 के पर्पज से दावा खारिज होने लायक ग्राउंड नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं मना नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे हो, वंस इट विल बी कंसिडर्ड whether you are in possession or not, Right. then you can show that the document at the time of 39(2) or at the time of final adjudication. लेकिन 7/11 की स्टेज पे इस आधार पर दावा कैसे खारिज हो जाएगा? सिंस द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर दिस हाई तो उसके कोर्ट। लिए धारा 10 लगाइए। भाई, कुछ भाई किसी बात पे कंसेंसस तो होनी चाहिए लीगल बात पे। ठीक। इस आधार पे 7/11 में दावा खारिज नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन स्टेज बदल जाएगी। यू कैन फाइल सेक्शन 10। विल फाइल दैट। और तीसरा और कोई है? बस दो चीज। यू आर रेडी टू पे दिस सिविल डिवीजन has been preferred by defendants challenging the order dated ऑर्डर किस पेज पर है? पेज 41 on 41 challenging the order dated 41. की क्या सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई जाती? सर्टिफाइड कॉपी सर, क्या हुआ था कि इसमें पहले MP फाइल हुई थी मिसलीनियस पिटीशन, फिर उसको विड्रॉ करके ये सिविल डिवीजन किया। आपका ऑर्डर है सर, NHF कॉपी नहीं मिली थी क्या उसकी? कॉपी फिर नहीं ले पाए सर, इसी वजह से वी हैव फाइल्ड कैसे हुई? एनेक्चर A1 आपको पे कॉपी लौटाने का ऑर्डर नहीं किया था क्या? किया था सर, उसमें किया था। आपने बिना इसके आपने ये पेश कैसे कर दी? हैं? NHF P1 एट पेज 10 आपका ही ऑर्डर बिना बिना मेरा तो ऑर्डर है जी सर। सर्टिफाइड कॉपी को रिटर्न करने का। रिटर्न आपको करने का आदेश भी ऑर्डर उन्होंने दिया नहीं मेरे को, माय क्लर्क। दिया। ऐसे I didn't get the copy. ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो आपको तकलीफ है। उसके बिना यहाँ आ कैसे गए? बोला ये रजिस्ट्री को बोला ये एंटरटेन कैसे कर ली बिना सर्टिफाइड कॉपी के? इसको भी वापस करेंगे, दूसरी पिटीशन लगाना वहाँ। पेश कैसे हो जाती है? आप लोग इतने ताकतवर हो, ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाता है आपके कोर्ट में। सिविल डिवीजन की जो अरे जब आपको सिविल डिवीजन लौटाई गई थी, आपको ये कहते हुए कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर रिटर्न ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, तो सर्टिफाइड कॉपी आपको नहीं दी। पहले तो ये आपने सेंटेंस बोला, उसको वेरीफाई करेंगे अभी कि आप गई भी कि नहीं गई, और नहीं भी दी तो ये कैसे ले ली उन्होंने? चलो नेक्स्ट। इसको पासओवर मजाक सा बना रखा है। पासओवर में रखते हैं। हाँ? पासओवर में रखा है। रखा है, वो आ जाएंगे उसके बाद लेंगे। I will return you this. Again you can file after obtaining that certificate copy. हर चीज को लाइटली मत लीजिए। मेरे यहाँ थोड़े से छोटे छोटे नियम कानूनों पे जरा सख्ती ज्यादा रहती है। आप देखिएगा, देखते हैं।
मेरे यहाँ किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिए, भले ही वो एक पैसे का काम हो या जो है। My lord, give me time. I'll file the copy of certified copy along with पहले देखो इन्होंने ली कैसे, यहाँ कुछ भी हो जाता है क्या यहाँ कोर्ट में? since there was already a direction by the समझिए कि यहाँ कुछ भी हो जाता है, ये बहुत बड़ी तब प्रॉब्लम है। आपका इतना अच्छा केस होने के बावजूद आपका जो है, आपको चिंता नहीं है मुकदमे की। नहीं, हमको चिंता है सर। चिंता होती तो आप बताते, सर सर्टिफाइड कॉपी पेश नहीं कर पाया हूं मैं, आप शुरू में बोलते, शायद मैं आपको माफी दे देता। मुझे तो मालूम नहीं था कि the clerk आप इतने बड़े वकील हैं, आपको पता ही नहीं है मुकदमे में कौन क्या कर रहा है, तो बात कर। this is all clerical issues, my lord, which ये बहुत गलत बोल रहे हो आप। ये इस मुकदमे में क्या पेश हो रहा है, ये क्लेरिकल जॉब है। my क्लर्क clerk आपसे बड़ा है इसका the मतलब, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है नहीं मुकदमे में क्या। है, जरूरत है। ड्राफ्ट वगैरह I will not entertain this petition. Let him come. पहले तो एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा उसका कि इसने ली क्यों। चलिए बैठिए। आप ये बोल रहे हैं दिस इज क्लरिकल जॉब, वेरी गुड। filing is basically, so far as advocates are concerned, the filing is done by the clerk. सर कितना कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं।